स्टूडेंट्स, आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, सिर्फ एनसीईआरटी सफिशिएंट है क्या बायो के लिए। और ये वाला सवाल ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। कई बार ये लगता है कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं सारे नीट के सवाल हो जाएंगे। कई बार लगता है कि कई बच्चे रीसेंट कैम्पबेल पढ़ने की सोचते हैं, राइट। और आपको एक सही बैलेंस बनाना है, क्योंकि 97 चैप्टर्स टोटल पढ़ रहे हैं नीट की तैयारी के लिए। 38 बायो में है, 29 फिजिक्स में और 30 केमिस्ट्री में है। तो मैंने सोचा कि इस वाली चीज़ के जवाब के लिए, जब हम आपसे कह रहे हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है, वीडियो देखो और वीडियो देखते हुए नोट्स लो, ठीक है, और हर बायो के चैप्टर के 200 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, राइट। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, इसमें सच में एग्जैक्टली करना क्या है। मैंने डॉक्टर शर्मा को इनवाइट किया, आपके फेवरेट टीचर हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आप इनसे पढ़े हैं, इनका लाइव सेशन देखा, इनको एनडीटीवी पे देखा। तो सर ये वाली जो चीज़ है, राइट, इसमें आपका कुछ एक्सपीरियंस चाहिए, आप काफ़ी टाइम से पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल है बिल्कुल ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें थोड़ा बताइए सर, ये चीज़ परेशान करती है बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्लीज़ टेक इट ओवर सर। देखो बेटे, जहां तक बायोलॉजी का सवाल है, एनसीईआरटी इज द बुक। दैट मीन्स जो पहली किताब आपने फॉलो करनी है वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है। अगर मैं 2017 के पेपर को कंपेयर करूं 2018 से, तो 2017 में आप ये देखेंगे कि 67 क्वेश्चंस बिल्कुल एड वर्बेटिम लाइंस ऑफ एनसीईआरटी था। 2018 में हालांकि ये नंबर थोड़ा सा कम हुआ है, ये नंबर है 60। मतलब 60 क्वेश्चंस वो हैं जो बिल्कुल सीधा उठ करके किससे आए हैं, एनसीईआरटी से, जिसमें आपने बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। यू विल डायरेक्टली गेट द आंसर। ऑब्वियसली यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द एनसीईआरटी फॉर दैट एज वेल। लेकिन ये बात समझिए कि ये 60 प्राइम इंपॉर्टेंस है, इसलिए सबसे पहले, जैसा कपिल सर ने बताया, आपको खुद क्या पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी। लेकिन ये एनसीईआरटी मैं बार बार कह रहा हूं, पढ़नी चाहिए, रटनी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज़ उसमें समझ नहीं आई तो आपने कहा कि चलो इसे रट लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर आप रट करके आगे बढ़ते चले गए तो एग्जामिनेशन में आपका दिमाग आपको दगा दे जाएगा। इतने सारे फैक्ट्स आपको वहां पर अगर 2-4 गड़बड़ हो गए तो पूरा का पूरा पेपर आपका खराब हो सकता है। सो मेरी एडवाइस ये है कि जब आप एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं तो एक हाईलाइटर ले लीजिए, जो भी लाइन आपको समझ नहीं आ रही है उसको हाईलाइट कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए और उस लाइन को अपने दिमाग में रखिए कि मुझे इसकी क्लैरिफिकेशन चाहिए, क्योंकि कुछ जगह पर एनसीईआरटी नीड्स अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन। नंबर 2, क्योंकि जब मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी जैसे चैप्टर की बात करता हूं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका जो हार्ट है वो किडनी के अलग काम करे, दोनों मिलकर के आपकी बॉडी में कुछ काम कर रहे हैं। लिवर का रोल सबके साथ मिलकर गया है, ये सब अलग अलग काम नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको कुछ चीजों को आपस में क्या करना पड़ेगा, कोरिलेट करना पड़ेगा। अब जब आपने पहली बार एनसीईआरटी पढ़ ली और उसमें उन चीजों को देख लिया जो कि आपके पेन पॉइंट्स हैं, तब आप इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो के साथ में आपने क्या बनाए, नोट्स बनाए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इन वीडियोस में हमने बेसिकली एनसीईआरटी को एक्सप्लेन किया है, एनसीईआरटी के टॉपिक्स को एक दूसरे के साथ कोरिलेट किया है, आपकी एनालिटिकल स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश की है और कैसे चीजें आपस में जुड़ करके कंप्लीट मीनिंग देती है वो चीज बताने की कोशिश की है। सो बहुत प्राइम इंपॉर्टेंट ये हो गया कि आपने वीडियो बनाया, और जैसा कपिल सर ने कहा कि वीडियो देखने की जगह आपको क्या करना है, उसके साथ साथ नोट्स जरूर लेने हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एजुकेटेड का अगर मैं हिंदी करूं तो पढ़ा लिखा कहते हैं, पढ़ा नहीं कहते बेटे। सो मैं बहुत से बच्चों को ये जानता हूं कि वो लिखने में कमजोर हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 200 लेटर का एक जो है ना, एक 200 वर्ड्स का एक लेटर लिखो कि ये जो टीचर है अच्छा नहीं पढ़ा रहा, तो आप 200 शब्द लिख नहीं पाएंगे बेटे। सो प्लीज अंडरस्टैंड, एजुकेटेड का मतलब है पढ़ा लिखा। इसीलिए इंपॉर्टेंस समझिए नोट्स की, और इसीलिए मैं चाह रहा हूं रीइंफोर्समेंट हो, ताकि चीजें आपको बार बार आपके सामने आती रहे। फिर आप एक बार एनसीईआरटी देखिए, फिर आप ये देखिए कि इस वीडियो को देखने के बाद में वो जो एनसीईआरटी के जो आपके डाउट्स थे वो अब क्लियर हुए कि नहीं हुए। मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि हमने इस चीज का ध्यान रखा है कि जब आप इस चीज को रखेंगे तो कोई ना कोई भी डाउट आपकी एनसीईआरटी का बचेगा नहीं। दिस इज व्हाट आई एम एंश्योरिंग यू। लास्ट में हमने आपसे कहा कि 200 क्वेश्चंस कीजिए। अगर आपने इस सिस्टम को पूरी तरह से फॉलो किया तो मैं बहुत साल से बेटे पढ़ा रहा हूं, मैं खुद मेडिकल कॉलेज से निकला हुआ हूं, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं। अगर आपने इस चीज को फॉलो कर लिया तो मैं आपको यहां पर वर्चुअल गारंटी दे सकता हूं कि यू विल गेट मोर देन 300 मार्क्स इन बायोलॉजी, एंड दैट टू इन लेस देन 1 आवर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बायोलॉजी में आपका टाइम भी कम लगना चाहिए। 1 घंटे से कम टाइम में आपके 300 से ज्यादा नंबर आने चाहिए, ताकि आपको 2 घंटे से ज्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मिले।
जैसा कि अब हमने कहा कि जो मैं एनालिसिस कर रहा था कि 2018 में जो 60 क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल कैसे आए हैं, एनसीईआरटी से आए हैं, जिनको करना बहुत आसान काम था। तो मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं आपके सामने। अभी जो आपने पेपर दिया उसका एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से बिल्कुल एनसीईआरटी से आया था। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन को अगर आप देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स, देखिए अगर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूं, आप देखिए इसको कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इज आयरन एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। ये आपके 2018 नीट का क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इज आयरन एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। पहली चॉइस थी फेरस, दूसरा फ्री एलिमेंट, तीसरा फेरिक और चौथा था बोथ फेरिक एंड फेरस। आप नीचे देखिए हमने लिखा है पेज 197 11th एनसीईआरटी, और जो यूनिट इसमें इन्वॉल्व थी दैट वाज प्लांट फिजियोलॉजी। सो अगर मैं इस एनसीईआरटी को उठाऊं, ये क्लास 11th की एनसीईआरटी है और हमने कहा कि इसमें हमने कहा पेज 197 में अगर आप इसको बड़े ध्यान से देखें तो ये मेरी थोड़ी एनसीईआरटी ज्यादा पड़ी हुई है। तो आप ध्यान से देखिए मैंने कितनी बार इस एनसीईआरटी को पढ़ा है, कितनी बार साथ में मैंने नोट्स बनाए हैं। इसीलिए वीडियो बनाते हुए भी आपको क्या करना है, नोट देना है। ये मेरी पर्सनल एनसीईआरटी है, इसको ध्यान दीजिएगा। हमने ये कहा कि यहां पर आयरन के बारे में क्या लिखा है, प्लांट्स ऑब्टेन आयरन इन द फॉर्म ऑफ फेरिक आयंस। दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। हमने ये देखा कि इस क्वेश्चन में हमने ये देखा कि जो हमसे पूछा गया वो ये पूछा गया कि किस शेप में प्लांट जो है आयरन को एब्जॉर्ब करता है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर क्या आ गया बच्चे, फेरिक आ गया। ये आपको पेज 197 पर लाइन मिल गई। मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूं। ये क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन था। मैंने अलग अलग यूनिट से कुछ रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चंस लिए हैं, कुछ 12 से लिए हैं, कुछ 11 से लिए हैं। ये क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज। इसमें आपको कुछ क्या दिए हुए हैं, ये आपको चॉइसेस दी हुई हैं। आपको इन तीनों स्टेप्स को करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है। और अगर आप देखें तो फिर हमने ये लिखा है कि इट इज डायरेक्टली फ्रॉम पेज 202 12th एनसीईआरटी बायोटेक्नोलॉजी। मैं आपको इस किताब को दिखाता हूं और आप अगर देखें तो ये 12th की एनसीईआरटी है, ये साफ सुथरी है, ये मैंने अभी नहीं खरीदी है। तो इसको मैं अब दोबारा पढ़ना शुरू कर रहा हूं। तो मैं हर साल एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ता हूं बेटे। दैट इज व्हाई आई हैव बीन कॉल्ड अ वेरी गुड टीचर इन बायोलॉजी, आई सपोज। दिस इज द रीजन बिकॉज आई डिलीवर व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द एंट्रेंस। और उसके लिए मुझे खुद पढ़ना पड़ता है। और जितनी बार मैं एनसीईआरटी पढ़ता हूं मुझे एक नई लाइन दिख जाती है आज भी। तो इसलिए समझ लीजिए इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। अगर आप ये देखें, ये एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, और इसमें 3 स्टेप्स आप देख रहे हैं, डीनेचरेशन, अनीलिंग और एक्सटेंशन। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस क्या हुई, डीनेचरेशन पहले, उसके बाद अनीलिंग और तीसरा क्या, एक्सटेंशन। ये डायरेक्टली किससे आ गया बच्चे, एनसीईआरटी से आ गया। अगर इस क्वेश्चन को हम फिर देखें कि इसमें हमने ये देखा कि ये पहले सबसे पहले आप डीएनए को डीनेचर करेंगे, फिर प्राइमर को अलील करेंगे और फिर प्राइमर को आप एक्सटेंड करेंगे। दिस विल बी द आंसर। एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूं इसमें रिप्रेजेंटेटिव। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, ये मैंने जेनेटिक्स से लिया है इस क्वेश्चन को। उन्होंने साइंटिस्ट का नाम पूछा था कि करेक्ट मैच बताना है। नाउ लुक एट द फोर्थ चॉइस, फ्रांकोइस, जैकब एंड जाक्स मोनो। इसने हमने क्या कहा, लैक ओपरन। और हमने क्या लिखा कि इट इज पेज 116 12th एनसीईआरटी जेनेटिक्स। इसको हम दोबारा देखते हैं, एक बार फिर एनसीईआरटी को देखते हैं। और ये देखिए पेज नंबर 116। अगर मैं एनसीईआरटी का पेज नंबर 116 लेता हूं तो ये पहली ही लाइन देखिए बड़े ध्यान से, लैक ओपरन। The elucidation of the lac operon was also a result of close association between a geneticist Francois Jacob and biochemist Jacques Monod. तो देखिए ये बिल्कुल डायरेक्ट लाइन है कि दिस इज द करेक्ट मैच। दिस क्वेश्चन अगेन वाज डायरेक्टली एड वर्बेटिम फ्रॉम एनसीईआरटी। और देखते हैं इस क्वेश्चन का, इसका मतलब आंसर 4th हो गया। अब मेरे को एक बात ये नहीं समझ में आती कि जब बच्चे को अपना आंसर मिल गया तो वो बाकी तीनों को मिलाने की जरूरत क्यों महसूस करता है। दिस इज वेयर यू आर वेस्टिंग टाइम। आपके सामने आंसर पड़ा है बेटे, आप फटाफट निकाल करके इस आंसर को और अगले क्वेश्चन पे मूव कीजिए। दैट इज हाईली एडवाइजेबल बिकॉज यू हैव टू सेव टाइम। एक और क्वेश्चन मैंने प्लांट रिप्रोडक्शन से ले लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पोलन एज फॉसिल्स। हमने कहा पेज 23 12th एनसीईआरटी प्लांट रिप्रोडक्शन। इस क्वेश्चन को फिर एनसीईआरटी से देखने की कोशिश करते हैं। ये 12th एनसीईआरटी में पेज 23। अगर आप पेज 23 लें तो ये पेज 23 डायरेक्टली खुल गया। तो ये देखिए, तो यहां पर उन्होंने लिखा है पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। दिस इज अ डायरेक्ट लाइन ऑफ एनसीईआरटी। अगर आप इसको दोबारा देखेंगे इधर तो आपने क्या देखा
कि इस क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पोलन इन फॉसिल, द आंसर वुड बी स्पोरोपोलेनिन। अगर आप अभी भी कन्विंस नहीं हुए हैं तो मैं आपको एक और ह्यूमन फिजियोलॉजी से दिखाता हूं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर आप बड़े ध्यान से देखिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इसमें है मैच द आइटम्स गिवन बिलो, गिवन इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस गिवन बिलो। सो आपने एक आइटम को, फिब्रिनोजन को आपको पता है क्लॉटिंग से करना है, ग्लोबुलिन को आपको पता है इट इज डिफेंस मैकेनिज्म, क्योंकि गामा ग्लोबुलिन को हम एंटीबॉडीज कहते हैं, एंड एल्बुमिन इज ऑस्मोटिक बैलेंस। सो इधर हमने देखा कि पेज 279 11th एनसीईआरटी ह्यूमन फिजियोलॉजी हमने यूनिट ली है। सो लेट अस सी कि ये किस तरह से आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सो वी आर लुकिंग एट पेज 279। सो पेज 279 वुड बी, तो एक मिनट में निकाल लेता हूं, ये पेज 279 है। सो इसमें अगर आप दिखा सकें तो फिब्रिनोजन आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग, globulins are primarily involved in defense mechanism, and the albumins help in osmotic pressure. So this is direct, this is absolutely direct. So अब तक हमने कुछ क्वेश्चंस वो देखे जो एनसीईआरटी से बिल्कुल डायरेक्ट हैं, आपको पता है, इसीलिए आपको बार बार एनसीईआरटी पढ़नी है। और उसके जब आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो में वही एनसीईआरटी हमने बार बार क्या की है, रीइंफोर्स की है, और आपने उसके क्या बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं बेटे, बड़े ध्यान से समझिएगा, जिसमें आपने कुछ टॉपिक्स को कोरिलेट करना है। दे आर नॉट डायरेक्टली, क्योंकि मैंने आपसे कहा ये फिगर 60 है, इसका मतलब 30 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो या तो एनसीईआरटी के बहुत सारे कंसेप्ट्स के इनडायरेक्ट जो है उसमें से इन्फरेंसेस निकल रही हैं, आपको उनमें से कोरिलेट करना पड़ेगा, या कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बिल्कुल एनसीईआरटी से बाहर है। मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि इस 30 में से भी 27 क्वेश्चंस आपको कम से कम किसमें मिल जाएंगे, उस वीडियोस में मिल जाएंगे। 2-3 की बात मैं करता नहीं, बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी वास्ट सब्जेक्ट। आई एम नॉट श्योर, आई होप दैट यू गेट 90 आउट ऑफ 90, विच इज अ डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी, जरूर मिलेगा, लेकिन आई कैन बेट माई लाइफ ऑन 87 आउट ऑफ 90 डेफिनेटली फ्रॉम एनसीईआरटी एंड वीडियोज ऑफ neetprep.com। ये बात तय है, पढ़ना आपने उस तरह से जैसे बताया गया है। अब इस क्वेश्चन को, एक और क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, जिसमें मैंने आपसे कहा कि ये आपको एनसीईआरटी से डायरेक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको इसमें कोरिलेट करना पड़ेगा। Which of the following gastric cells indirectly help in erythropoiesis? Choices है म्यूकस सेल, गॉबलेट सेल, चीफ सेल, पैराइटल सेल। यहां पर हमने लिखा है पेज 262 एंड 338 11th एनसीईआरटी ह्यूमन फिजियोलॉजी। सो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सो अगर आप देखें तो ये मेरी 11th की क्लास की किताब है, और हमने पेज 338 में सबसे पहले एक चीज़ ये देख ली कि इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है द जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी प्रोड्यूस अ पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड इरिथ्रोपोएटिन विच स्टिमुलेट्स इरिथ्रोपोएसिस, और ब्रैकेट में लिखा है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। सो क्वेश्चन में आपको यह बात समझ में आ गया कि वो आपको इरिथ्रोपोएसिस की बात कर रहा है, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी है। और मेरा जो वीडियो है जिसमें मैंने आरबीसी पार्ट 2 आपके लिए रिकॉर्ड किया हुआ है, उसकी जो बिगिनिंग की लाइन ही ये है कि नाउ लेट अस लुक एट द डिटेल्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी व्हिच इज अदरवाइज कॉल्ड एज इरिथ्रोपोएसिस। सो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इरिथ्रोपोएसिस कहते हैं, ये बात हमें पता होनी चाहिए। और दूसरा जो हमने इसमें शब्द पेज देखा वो 262 है। अगर आप 262 पेज को देखें तो 262 पेज में यहां पर लिखा है कि पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स विच सिक्रीट HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर, और फिर फैक्टर के अंदर क्या लिखा है, फैक्टर असेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। सो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने एनसीईआरटी को बार बार पढ़ा है तो इस क्वेश्चन के लिए आपको दो बात समझ में आ गई। एक बात तो यह समझ में आ गया कि आरबीसी फॉर्मेशन को हमने क्या कहा है, इरिथ्रोपोएसिस कहा है। दूसरी बात हमें यह समझ में आ गई कि गैस्ट्रिक म्यूकोजा के कुछ सेल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं पैराइटल सेल्स, और वो पैराइटल सेल्स सिक्रीट करते हैं एक तो HCl और दूसरा करते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। और ये इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 के लिए। ये दो बातें आपको पता लग गई। अब इसको हमें कोरिलेट करना है, इसीलिए मैं वो क्वेश्चन आपको एक बार दोबारा दिखाता हूं कि कोरिलेशन कैसे होगा। अब तक हमें इस क्वेश्चन के बारे में दो बात ये समझ में आ गई कि इरिथ्रोपोएसिस फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी है, और गैस्ट्रिक म्यूकोजा के सेल्स में एक पैराइटल सेल्स हैं जो B12 प्रोड्यूस करते हैं, सॉरी जो इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं, जो कि विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है।
सो अब अगर आप हमारे उस वीडियो को देखें जो इरिथ्रोपोइसिस या आरबीसी प्रोडक्शन पे जो हमने पार्ट 2 में जो हमने वीडियो डाला है, उसमें हमने ये बताया है कि ये जो B12 है ये ई कोलाई आपके कोलन में बनाता है और उसको एब्जॉर्ब इलियम से करते हैं, लेकिन उसको एब्जॉर्ब करने के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए जो कि गैस्ट्रिक म्यूकोजा बनाती है। सो ये जो बीच की जो मिसिंग लिंक है ये आपको कहां से मिल गया? वीडियो से मिल गया। अब इससे ये हुआ कि अगर गैस्ट्रिक म्यूकोजा ठीक है और उसने क्या सिक्रीट किया? इंट्रिंसिक फैक्टर, तो आपके गट में अगर B12 है तो वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसी वीडियो को अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये जो B12 है ये आरबीसी फॉर्मेशन के लिए मैच्योरेशन फैक्टर है। इसकी वजह से आरबीसी क्या होते हैं? मैच्योर होते हैं। जहां पर मैं न्यूट्रिशनल एनीमिया पढ़ा रहा हूं जिसे मैं मैच्योरेशन फेलियर एनीमिया कह रहा हूं। सो विटामिन B12 या फोलिक एसिड आरबीसी फॉर्मेशन में के दौरान बोन मैरो में उनके मैच्योरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये B12 बना के आपको ई कोलाई दे देगा, लेकिन एब्जॉर्ब करने के लिए आपको गैस्ट्रिक म्यूकोजा का सेल चाहिए। वो सेल है पैराइटल सेल। और उसी वीडियो में एक और क्वेश्चन हमने बहुत इंपॉर्टेंट किया है कि अगर किसी वजह से ये जो पर्टिकुलर सेल्स हैं अगर ये खराब हो गए और कासल से इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं आया तो बॉडी में परनीशियस एनीमिया हो जाएगी। अगेन अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, हो सकता है ये इस साल आ जाए, 2019 में नीट में एक क्वेश्चन आ जाए जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। सो ओवरऑल मुद्दा क्या निकला? ओवरऑल मुद्दा ये निकला कि एनसीईआरटी इज अ ब्यूटीफुली रिटन टेक्स्ट बुक, इसको कई बार पढ़ना चाहिए। उसके बाद में क्योंकि कुछ चीजें एक्सप्लेनेशन चाहती हैं, कुछ चीजें कोरिलेशन चाहती हैं, कुछ चीजें एनालिटिकल स्किल चाहती हैं, उसके लिए आपको हमारे वीडियोस देखने चाहिए। उन वीडियोस के आपको क्या बनाने चाहिए? नोट्स बनाने चाहिए। और उसके बाद में बहुत सारे प्रैक्टिस क्या करने चाहिए? क्वेश्चन करने चाहिए। फिर मैं आपको यह बात कह रहा हूं कि अगर आपने इसी तरह से पढ़ाई करी तो मैं आपको यह गारंटी दे सकता हूं कि यू विल स्कोर 300+ इन बायोलॉजी इन अ वेरी